मैं गौतम सर आज आप लोगों के बीच आज एम लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है पॉलिटिका, उस बुक से एंड उस बुक का जो एनालिसिस है पूरा पूरा एनालिसिस में आप लोगों के बीच में शुरू से अंत तक, जो कि आपके किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की यदि कर रहे हैं तैयारी, तो भी आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आपको हम इस बुक का एक-एक पॉइंट, एक-एक बात मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद तक का जो भी प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करूँगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि जो कि हमारा इंडिया है और यहाँ पर कब कौन किसका शासन चला, कैसे क्या हुआ, वो सारे डिस्कशन हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे और एक-एक बातें आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो उससे पहले आप हमारे सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। जितने ज़्यादा हो सके अपने लोगों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं और कोई प्रश्न हो यदि इससे जुड़े तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश की बात आती है तो हम ब्रिटिश से संबंधित सभी बातों का डिस्कशन करेंगे आपके बीच एक-एक करके। कहता है, आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। यानी 1600 ईस्वी में भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, किसके रूप में? भारत में सबसे पहले ब्रिटिश लोग जो आया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में किसकी इच्छा से आया था? व्यापार की इच्छा से हमारे देश में। सबसे पहला बात आपको पॉइंट करना भी है, नोट भी करना है कि मैं जो कह रहा हूँ। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। यानी अगर ऑप्शन भी जो दिया रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत में कब आया ब्रिटिश, तो आपको 1601, 1701 इस हिसाब से दिया रहेगा। तो यानी आप 1600 अगर आप राउंड में याद रखते हैं तो आपको वो चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी क्लियर होता है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, किनके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। महारानी एलिजाबेथ ने उनको यह अधिकार दे दिया था कि आप जाकर के वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। उनको वो अधिकार प्राप्त था। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, शुरुआत में क्या था, वो व्यापारिक कार्य तक ही व्यापार करने का ही मंशा से आया हमारे देश में। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। धीरे धीरे देखिए वो बढ़ता चला गया। पहले वो केवल व्यापार करने की इच्छा से हमारे पास आए। उसके बाद क्या किए कि कुछ 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राजस्व व्यवस्था था उसका और न्यायिक व्यवस्था जो था वो भी अपने अधिकार में कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी अब वो ग्राउंड लेवल पे पहले लोगों को पकड़ बनाना, लोगों पर शुरुआत किए। पहले स्थानीय प्रशासन को अपने अंडर कर लिया। तो हर जगह के स्थानीय प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व को जो व्यक्ति मानकर चले कि आपको, अगर आप एक घर के मालिक हैं, इस घर के मालिक हैं और इस घर का आपका जो राजस्व है वो भी आपके हाथ में हो और इसके घर के अधिकार और फैसले करने के भी पावर आपके हाथ में, यानी इस घर के अब सब मालिक, करता धरता आप बन जाते हैं। तो आफ्टर ऑल हम यही कहना चाह रहे हैं कि वही चीज़ ब्रिटिश लोग हमारे देश में आकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इन्होंने अपना यहाँ के राजस्व और यहाँ के न्यायिक अधिकार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने, जिसे क्राउन कहते हैं, ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया।
ताज के शासन के बाद। ये सारे बातें मैं आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। विशेष रूप से मैं जो किताब में इस प्रकार से दिया है इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप अब जो इस शासन था वो भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिए। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। यानी पहले जो ब्रिटिश के हाथ में था वो ताज का शासन चला जाता है 1857 के बाद 1858 में, और वो कब तक चलता है? 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता पूर्ण रूप से। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। अब मानकर चलिए हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद इस देश की विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक संविधान चाहिए, एक रूल रेगुलेशन चाहिए, जिसके तहत से कोई भी अधिकारी काम कर सकता हो। मतलब हर कोई एक बाउंडेशन में रहे, एक बंधन में रहे, वो अपने कार्य, हर व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य क्षेत्र दे दिया गया, और यानी संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी संविधान चाहिए हमें, हमारा देश आज़ाद हो गया, हमें संविधान चाहिए। संविधान चाहिए तो संविधान का अब गठन किया गया संविधान सभा को 1946 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई। यानी आप सभी जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जो हमारे संविधान है, वो प्रत्येक संविधान में जो कुछ कुछ जो क्रियाएं हैं, कार्य करने की क्षमता और नियम कानून जो है वो अलग अलग देशों से भी ली गई है और अलग अलग व्यवस्थाओं से भी ली गई है। तथापि ब्रिटिश शासन से कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। यानी उनके द्वारा कुछ बनाए गए नियम कानून हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्यवस्था 2 शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ताज का शासन आता है जिसे क्राउन का शासन भी कहते हैं। हम इस सारी घटनाएं, यानी भारत में कंपनी के शासन से लेकर के, आप हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। भारत में कंपनी के शासन को लेकर, यानी हमारे देश में ब्रिटिश लोग कैसे आए और हमारे यहाँ वो अपना राजस्व वो अपना अधिकार हम लोगों पर कैसे बना, वहां से लेकर के लगभग 1700 ईस्वी से लेकर के 1947, इन दो यहाँ से, यानी 1700 1947 के बीच में हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को। जो 1773 से आप यहाँ देख रहे हैं 1858 तक, यानी सिपाही विद्रोह तक। सिपाही विद्रोह के बाद तक भारत की आज़ादी तक हम लोग सारी व्यवस्थाएं कैसे क्या हुई सबको हम पढ़ेंगे। देख लीजिए जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, कंपनी का शासन जिसको 1773 से 1858 तक है, इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद सम्राट का शासन यानी क्राउन का शासन, ताज का शासन जो कह दीजिए, वो 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। इसके बाद भारत, यानी अब 1947 के बाद हमारा अपना है, हम किसी के अंदर में नहीं है। तो इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से। तो सबसे पहला शुरुआत हम कंपनी का शासन जो शुरू होता है 1773 से 1858 तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो प्रश्न यहां पर भी बन जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। आप इसे शेयर करते जाएं अपने लोगों के बीच। मैं आपको एक एक पॉइंट विशेष रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कहता इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जिसे इस अधिनियम जब 1773 पारित हुआ तो इसके क्या क्या नियम थे? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को चलाने के लिए नियमित रूप से और कंट्रोलिंग पावर दोनों पाने के लिए ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबको हम डिस्कस करेंगे।
तो पहला पॉइंट क्या था कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। उसके बाद कहता है कि इसके बाद पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब इसके बाद जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दोनों प्रकार के कार्यों को करने की यहाँ पर इसे अनुमति मिल चुकी थी। इसके बाद भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। अब इस नियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जिसको हम आप लोगों के बीच उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जिनके पास बुक नहीं भी है वो आप हमारे बातों को या जो मेन पॉइंट है आप उसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल को गवर्नर, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, यानी पद का जो है नाम बदल दिया गया। जो पहले केवल बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वही उसी व्यक्ति के पद को बदल करके अब गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अब प्रश्न आपको अगर पूछता है कि इस 1773, पहला आपको ये समझना है कि प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि इस अधिनियम के तहत। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, आपको ये रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी जो मद्रास के अलग प्रेसिडेंसी था और बंबई का अलग जो प्रेसिडेंसी था, वो दोनों जो ये दोनों प्रेसिडेंसी किसके अंतर्गत आ गए, बंगाल के अंतर्गत। यानी इसका प्रभाव इस पर और इसका दोनों पर, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यानी इन दोनों प्रेसिडेंसियों पर अधिकार किसका हो गया, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका अधिकार आपका बंबई वाले पर भी हो गया और मद्रास वाले पर भी हो गया, दोनों को। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। ये बात भी क्लियर कर दिया है और मैं आपको भी बता रहा हूँ। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दो काम हो गई। पहला तो वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया गवर्नर को, और उसके लिए कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और उसके बाद क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल जो अब बने उनका अधिकार बम्बई प्रेसिडेंसी पर भी हो गया और उन्हीं का अधिकार मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी हो गया, मतलब दोनों जगह पर हो गया। अब पहले क्या थे, अलग अलग थे। चलिए तीसरा क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। अधिनियम के अंतर्गत यानी 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक्ट क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो बंगाल में स्थापना जो किया गया वो 1774 में किया गया। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें कहीं डिस्कशन किया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर एलिजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश, और ये जो एक मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 1774 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ, कलकत्ता में। चौथा में देखिए क्या लिखा है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी जो होते थे वो निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कंपनी के कर्मचारियों के लिए, ये बात। इसके बाद क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे आप कह सकते हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया ब्रिटिश सरकार का। यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी एक टीम बनाया गया कि कंपनी से माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कंपनी का ऊपर जो है पावर, एक बॉडी बनाया गया जिसके तहत कंपनी काम करेगी।
इसने भारत में इसके राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी पहले जो होता था भारत में, क्या वो उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अब जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जब स्थापना किया गया तो उसका काम क्या था कि ब्रिटिश अधिकारी लोग जो हैं, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग भारत में किस प्रकार से क्या-क्या काम कर रहे हैं, उसकी सभी जानकारी जो है कंपनी को देना, ब्रिटिश सरकार को देना, बहुत एकदम एक-एक काम जो भी होगा वो तय होगा किसके तहत? यानी जो भी आप यहाँ कर रहे हैं, उसकी हर पल की जानकारी आप ब्रिटिश सरकार को आप दे सकते हैं। ठीक है? आप ऐसा समझिए। इसके बाद ये आपका सारी बातें जो बताई मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के रूप में, ठीक है? तो इसके तहत आप जो-जो प्रमुख बातों को मैंने आपसे शेयर किया है, उसको आप अपने एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को 1781 का संशोधन एक्ट भी बताएँगे और सारी बातों को फिर आप एक बार ऐसे आप देख सकते हैं। इसको आप अपने लोगों के बीच में शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके और एक-एक बातों का डिस्कशन इसी प्रकार से ईज़ी वे में, ईज़ी लैंग्वेज में मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसे शेयर करें और अपने फेसबुक जितने भी आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सभी के माध्यम से आप हमारे लेक्चर्स को शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर। इसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको 1781 इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारे लेक्चर्स को मैं आप लोगों के बीच शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू। ऑल द बेस्ट।